नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नक्सल के खिलाफ एक और बहुत बड़ी कामयाबी। इस बार नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों का सफाया कर दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुख्यात बसव राजू को ढेर कर दिया गया। बसव राजू यानी कई बड़े नक्सली हमलों का मेन प्लानर, 1.5 करोड़ का इनामी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर यह कितनी बड़ी कामयाबी है, खास तौर से तब जब मार्च 2026 की डेडलाइन करीब आ रही है। अब सिर्फ 10 महीने बाकी हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रदेश का प्रश्न। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा, उनसे हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कामयाबी 27 नक्सलियों के मारे जाने की है, जो बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इस चेहरे के ढेर होने की है। और यही बहुत बड़ा सदमा है पूरे नक्सल कैडर के लिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें नक्सल संगठन का महासचिव बसव राजू भी शामिल है। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। नक्सल संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू का मारा जाना नक्सल मुक्त अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि बसव राजू था कौन। एनकाउंटर में ढेर बसव राजू नक्सलियों का टॉप लीडर था। इस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला था। सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी का महासचिव था। नवंबर 2018 से सीपीआई माओवादी का महासचिव बनाया गया। गणपति के बाद बसव राजू को नक्सल संगठन की कमान दी गई थी। बसव राजू 35 साल तक माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। 24 वर्षों तक पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर सक्रिय रहा। नक्सलियों के केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रभारी भी रहा। बसव राजू ने वारंगल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इस वक्त बसव राजू करीब 70 साल का था। ज्यादातर समय सैन्य कमान संभालता रहा। बसव राजू हमलों की रणनीति बनाने में माहिर था। आक्रामक हमलों के लिए बसव राजू को जाना जाता था। जाहिर है, बसव राजू का मारा जाना नक्सल संगठन की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा है। इस सफलता के बाद से सुरक्षा बलों और सरकार में खुशी का माहौल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए लिखा कि नक्सल मुक्त अभियान में ये बड़ी सफलता है। पहली बार नक्सलियों का महासचिव स्तर का नक्सली बसव राजू मारा गया है। इस मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों की सफलता पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी खुशी जाहिर की है और जवानों को बधाई दी है। नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है। और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसव राजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। बीजापुर और नारायणपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में, जहां अबूझमाड़ और इंद्रावती अभयारण्य के पास में लगभग 50 घंटों से भी लंबे चले एक सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की, और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्यवाही जब जवानों ने की है, तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें बड़े आर्म्स एम्युनिशंस भी बरामद किए गए हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि जवान सारे बधाई के पात्र हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है, और ये बड़ी सफलता है जो जवानों के ताकत पर हम सब। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प का असर
छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। हाल ही में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने कर्रे गुड्डा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने अपना कब्जा किया और अब नक्सल संगठन के टॉप लीडर का मारा जाना इस अभियान की बड़ी सफलता है। एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी, विकास तिवारी और पंकज भदौरिया की रिपोर्ट। देखिए, दो चीजें बताती हैं कि बसवराजू अपने आप में नक्सलियों में कितना बड़ा नाम था। पहला इनाम 1.5 करोड़ रुपए का, और दूसरी बात यह कि वो नक्सलियों के संगठन का महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी था। और इस पोस्ट पर जब आप आते हैं या फिर जब कोई शख्स होता है तो फिर उसके ऊपर शायद चंद ही पोस्ट बचती होंगी। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, जरा उनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी कामयाबी है, ये कितनी बड़ी सफलता है आज के इस ऑपरेशन के तौर पर। हमारे साथ सीआरपीएफ के पूर्व आईजी कमलकांत शर्मा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैन कमलकांत सर। इसके साथ साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के पूर्व अधिकारी डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उपाध्याय सर जैन, और मेरे दो सहयोगी जुल्फिकार और विकास हमें ज्वाइन कर रहे हैं रायपुर और बस्तर से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा रविंद्र सर से है। रविंद्र सर, जब आज ये शब्द हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि नक्सलियों का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, तो ये तो किसी सियासी संगठन की तरह पोस्ट कुछ बताती है, तो लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इससे ऊपर भी कुछ पोस्ट होती हैं? अगर होती हैं तो वो क्या होती हैं? कितने लोग बसवराजू के स्तर से और ऊपर होंगे? देखिए सर, अभी आसिफ साहब आपने जो बोला, ये सबसे शीर्ष पोस्ट थी और इसके ऊपर इनकी कोई पोस्ट नहीं होती। पोलित ब्यूरो का जो महासचिव है सबसे वो शीर्ष पोस्ट होती है, और ये इस समय छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, इस चारों का ये महासचिव था। और महासचिव जो होता है पोलित ब्यूरो का, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आप ये मान के चलिए कि जो बसवराजू था, इसकी सिक्योरिटी में कम से कम 50 लोग जो थे आर्म्ड रहते थे, और इसके साथ 4 लेयर चलती थी सिक्योरिटी की। तो इस बात से आप अंदाज लगा लीजिए कि किस पद पे था, कितनी शीर्ष नेतृत्व में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ को और आसपास के जितने भी राज्य हैं, इनको ये अकेला 2018 संभाल रहा था। जब से गणपति के जाने की खबर हुई या रिटायर होने की खबर हुई या उसके फिलीपींस जाने की खबर जो अस्पष्ट रूप से मिलती है, उसके बाद इसको ही पूरा काम सौंपा गया था। हालांकि 2004 में जब ये एमसीसी और यहाँ के जो सीपीआईएम का विलय हुआ था, उसके बाद जब पीडब्ल्यूजी बनी थी, तब से ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सक्रिय था। और तो क्या उपाध्याय सर हम ये कह सकते हैं कि देश में सक्रिय सबसे बड़े नक्सली का एनकाउंटर हो गया? बिल्कुल 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 सही बोला आपने। और एनआईए का नाम है ये, तो बाकी गढ़चिरौली पुलिस जो है, मतलब महाराष्ट्र की पुलिस, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का अलग ही नाम होगा, लेकिन एनआईए का तो जो घोषित नाम था, एनआईए का 1.5 करोड़ का ये वांछित आदमी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नक्सली का मारा जाना अलग बात होती है, और नक्सली विचारधारा का जो पोषक है उसका मारा जाना अलग बात होती है। इन लोगों ने जब सन 80 में ये कैडर चालू किया था, तो तिरुपति से पशुपतिनाथ, तिरुपति से पशुपति, इसने एक लाल कैडर जो था, लाल कॉरिडोर लोग बनाना चाहते थे। और उनका जो थिंकर है, सबसे बड़ा ये थिंकर था, उनका टैंक था जो था दिमागी रूप से। और सबसे बड़ी बात आपको ये पता चलेगी, आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, कि इस आदमी ने कभी बंदूक हाथ में नहीं रखी, इसके हाथ में कभी बंदूक नहीं रखी, लेकिन इसके चारों तरफ 50 लोगों को बंदूक वाला रहता था, और इसके हाथ में हमेशा लैपटॉप रहता था। ये हमेशा लैपटॉप रखता था और उसी से पूरा यूज करता था, क्योंकि ये इंजीनियर है तो लैपटॉप तो रखेगा ही सर। था, मैकेनिकल इंजीनियर था जी, तो मैकेनिकल इंजीनियर था, एनआई का स्टूडेंट, तो बहुत होशियार था। और सन 80 से ये करीब करीब जो इनका स्टूडेंट रेडिकल फोर्स था उसमें ज्वाइन कर चुका था, और धीरे धीरे फिर ये लिट्टे वालों के संपर्क में आया। वो लिट्टे वालों से इसने यहाँ पर ट्रेनिंग ली छत्तीसगढ़ में, और बहुत ज्यादा ये धीरे 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 और एम्प्लॉयड जो एक्सप्लोजन होता है उसका ही मास्टरमाइंड था। और जितने भी रणनीति तय होती थी एनकाउंटर की, जैसे झीरम कांड था वो इसी के हाथ का किया हुआ था, इसका डायरेक्शन था झीरम कांड का। ताड़मेटला में जो 76 लोग थे उनका था। बीच में 2 जो तेलुगु देशम के विधायक मारे गए थे वहां पर अरकू वैली के आसपास, उनका मास्टरमाइंड था। गढ़चिरौली में 15 लोग मारे गए तो उनका मास्टरमाइंड था। तो ये बहुत ज्यादा होशियार था, बहुत ज्यादा शार्प था, और 4 लेयर में रहने वाला आदमी था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितने शीर्ष नेतृत्व थे। होशियार तो नहीं कहेंगे सर, शातिर जरूर कहेंगे, क्योंकि होशियारी तो अच्छी चीजों में दिखाई जाती है। हाँ, कोई नहीं सर। कमलकांत सर मेरे साथ हैं। कमलकांत सर, चूंकि आप भी फोर्स से ही रिटायर्ड हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सेना का सेनापति जब ढह जाए तो फिर सेना पर उसका क्या असर पड़ता है, मनोबल पर क्या असर पड़ता है?
देखिए, ये तो जो है इसको सेना कहना ठीक नहीं है। ये तो एक आतंकवादियों का दल है जिसने जो अत्याचार किए हैं वहाँ हमारे आदिवासी भाई बहनों पर। हम्म। तो इनका ये सरगना है। और जिस तरह बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा का हाल हो गया, हम्म। उसी तरह इसके मारे जाने के बाद नक्सलियों का हाल होगा। और उस समय जब पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे, तब भी ये बात आई थी जी। कि भाई इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है। और ये तो एक तरह से कहें कि रावण का अंत हो गया इनका। अब जो बाकी जो बचे हुए इधर उधर राक्षस भाग रहे हैं, उनका अंत होना बस रह गया है। और इसके साथ ही साथ और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जंगल का तो सफाया हो ही रहा है, लेकिन जो मानसिकता जेएनयू या दूसरे जगह पलती है, जो कि एक तरह से पिछली बार भी ये बात आई थी कि रक्त बीज की तरह इनका बिल्कुल बेरहमी से इनको कुचला जाना चाहिए, ताकि ये पुनः सिर ना उठा पाए। इनके रक्त की फिर कोई बूंद जमीन पर ना पड़े और कोई फिर से नक्सली ना बने। कमलकांत जी, मैंने इसको सेना इसलिए कहा था क्योंकि पुराने वक्त में भी मैं वही सोच रहा था कि पुराने जमाने में भी यही होता था कि जब सेनाएं आपस में लड़ती थी तो दूसरी सेना का एक ही मकसद रहता था कि सबसे पहले इनके सेनापति को ढेर करो, उससे सेनापति को डायरेक्शन नहीं मिलेगी सेना को, और सेना पूरी छिन्न भिन्न हो जाएगी। अब यहां से दो बातें मुझे समझ में आती है कमलकांत सर। पहला, जाहिर बात है कि बसव राजू की मौत को हथियार बनाकर नीचे के उनके जितने अफसर या जितने अधिकारी हैं वो कैडर को जोश से भरने की कोशिश करेंगे या इमोशनल उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, या होगा ये कि यहां के बाद से या तो सरेंडर बढ़ जाएंगे या फिर टुकड़ियां बट जाएंगी। और तीसरा, फंड जुटाने की जब बारी आती है तो यही लोग थिंक टैंक होते हैं, जैसा कि उपाध्याय सर कह रहे थे, यही लोग सब करते हैं। जब इतने बड़े स्तर का जब नक्सली मारा जाएगा तो आपको लगता है कि वो आर्थिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ी चोट लगेगी? बिल्कुल, आपका आकलन 100% सही है कि ये इनके छिन्न भिन्न होने की शुरुआत हो चुकी है। इनका मनोबल अब निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इनको अब फंड मिलना बंद हो जाएगा। इनकी जो विचारधारा शीर्ष स्तर पर जो भी प्लानिंग होगी उसको कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा। और इस तरह अब ये जो सुरक्षा बल हैं, उनकी जीत की तरफ एक प्रयाण पहले ही शुरू हो चुका था। आपने कर्रे गुट्टा में देखा, उससे पहले पिछले जनवरी से ही ये अभियान चल रहा है। अब ये अभियान बहुत तेजी से चलेगा और आप देखेंगे, आपका आकलन बिल्कुल सही है कि आगे आने वाले दिनों में नक्सलियों के जो समर्पण हैं बहुत तेजी से हो जाएंगे। मैं इस पे आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि देखिए, एक तो वो जो चिट्ठियां आ रही हैं लगातार नक्सलियों की तरफ से, अगर वो ठीक सच हैं और प्रमाणित हैं तो वो घबराहट तो दिखा ही रहा है। उसके बाद से जब बसव राजू मारा गया है तो फिर जो निचला कैडर है उसमें कितनी इस वक्त बेचैनी होगी उसे आप जरा समझ सकते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, जुल्फिकार रायपुर से और बस्तर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास है। विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे एक साल के दौरान अगर हम देखें तो कितने सारे नाम है, चलपति, दामोदर, दसरू, रणधीर, जोगन्ना, ये इतने बड़े बड़े नाम सब ढेर कर दिए गए। लेकिन बसव राजू को अगर आप घेर लेते हैं, आप अगर ढेर कर देते हैं, तो इसका मतलब वाकई कहने की बात नहीं है, सेना सुरक्षा बल बहुत अंदर तक जा रहा है, जानकारी पुख्ता मिल रही है, एम्बुश पूरा है, और फिर इतने बड़े बड़े सब ढेर कर दिए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित ही तौर पर ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसे मानी जाएगी। और निश्चित ही तौर पर जब आपने महासचिव को मार गिराया तो इससे उससे बड़ा कोई पद ही नहीं है माओवादी संगठन में कि आप उससे बड़ा कोई एम हो कि बड़े किसी लीडर को मारना है। बाकी हिडमा का नाम है, जिस तरह से प्रचारित, बीते दिनों हमने मनीष कुंजाम जी से बातचीत की थी, बहुत अच्छी बात कही थी मनीष कुंजाम ने कि जब कल माओवाद अगर समाप्त हो जाएगा और इनके जो शीर्ष नेता है, जब उनसे बातचीत की जाएगी कि आप लोगों ने बस्तर में इतना नरसंहार किया, तो जो तेलंगाना के जो शीर्ष माओवादी नेता है वो कह देंगे बहुत आसानी से कि हर बड़ी घटना का मास्टरमाइंड तो आदिवासी नेता हिडमा था, हम तो किसी भी बड़ी घटना के मास्टरमाइंड थे ही नहीं, पूरा नरसंहार उसी आदिवासी नेता ने किया है। तो निश्चित ही तौर पर हिडमा है और दामोदर हैं, ऐसे कई नाम है, लेकिन असली टारगेट ये होता है कि हम अगर उनके जो सबसे शीर्ष में उसे मार गिराएं तो मुझे लगता है कि पूरी पार्टी या पूरा जो संगठन है वो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये पार्टी है और भले ये बैन पार्टी है, लेकिन ये अपने आप को पार्टी मानते ही है एक तरीके से। और ये सचिव का पद था, उस पद पे पहले गणपति हुआ करते थे। गणपति जब 2018 में जब वो रिटायर हुए, उसके बाद से फिर जब बसव राजू ने उसकी कमान संभाली
तब भी ये संगठन चलता रहा, संगठन को नुकसान लगातार होता गया धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज बसव राजू मारा गया है तो कल ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि अभी जिस तरह से बहुत ही ये लोग फंसे हुए हैं चारों तरफ से, बीते इनके जितने भी पत्र आप देख लीजिए, शांति वार्ता को लेकर लगातार छटपटाहट है माओवादियों में, लगातार उनके द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है। ये भी कहा गया है बीते एक पत्र में, जब कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन चल रहा था, कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की साजिश है जवानों की। ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि उनके शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से फंसा है। अभय का जो प्रेस नोट आया उसमें उन्होंने कहा कि वो आपस में चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, मिल नहीं पा रहे। तो अब ये भी देखना होगा कि उनका एक सचिव मारा जरूर गया महासचिव तो, लेकिन उसके जगह अभी बहुत सारे सीसी मेंबर और पोलित ब्यूरो हैं। अनुभव के आधार पर ये देखना होगा कि पार्टी किसको अब सचिव का पद भी देगी, क्योंकि ऐसा है कि सचिव का पद पे जो आसीन था वो मारा गया है, पद अभी भी है और सेंट्रल कमेटी के लोग भी हैं। ये तो तभी खत्म होगा जब वो नहीं तो विकास का इसका मतलब ये नहीं है कि अब जिसके पास ये पद जाएगा वो सीधा सेना के हिटलिस्ट में आएगा। देखिए सेना के हिटलिस्ट में तो सारे सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के फोकस तो हो ही जाएगा ना कि अब नया महासचिव ढेर करो इसे। हाँ नहीं, सचिव ढेर करना तो पहला टारगेट हिडमा का भी है, क्योंकि बस आपको मैं बताऊं कि न्यूयॉर्क से अगर एक पत्रकार से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि इंसर्जेंसी पर जब चर्चा होती है, जब बस्तर के या छत्तीसगढ़ या भारत के माओइज्म पे बातचीत होती है तो हिडमा पर चर्चा होती है। अब आप सोचिए बसव राजू पे कोई चर्चा नहीं करता, हिडमा पर चर्चा होती है। और अभी जैसे आपने कहा था कि सेनापति, तो दूसरी चीज ये भी बताऊं कि माओवादियों की जो अभी भी सबसे मजबूत विंग जिसे माना जाता है वो बटालियन को माना जाता है, और बटालियन का नेतृत्व अभी भी हिडमा के ही पास है, भले वो उससे आगे जा चुका है। हिडमा की तरफ से जिस दिन अगर हिडमा अगर मान लीजिए मारा गया या सरेंडर होता है, तब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और बस्तर के जो आदिवासी जो लड़ाके जो बन चुके हैं माओवादी संगठन में जाकर, तब उनकी मानसिकता कमजोर होगी, उनको प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं होगा, तब जाकर वो बस्तर में इस तरह का नरसंहार बंद होगा। आप देखिए ना, करेगुट्टा में इतना बड़ा 20 दिन का ऑपरेशन हुआ और उसके ठीक खत्म होने के बाद 5 लोगों की हत्या उन्होंने कर दी उधर। तो इतनी जल्दबाजी में बयान देना भी मुझे लगता है कि हर चीज का बहुत धीरे धीरे, लेकिन ये जरूर है कि माओवादियों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। माओवादियों के सामने अब शांति वार्ता ही सबसे बड़ा रास्ता बच रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसके पीछे भी क्या कोई छद्म है उनका या कोई चाल है, ये भी सरकार को बहुत सारी चीजें हैं। क्या वो अपने को खुद को प्रिपेयर करने के लिए वक्त चाहते हैं, या फिर वो इस संघर्ष को अभी के लिए सिर्फ वाकई विराम चाहते हैं, या क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे साथ जुल्फिकार है, मेरे सहयोगी जुल्फिकार। हिडमा के बारे में जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं 15, 16, 17 सालों में, मुझे हमेशा सुनने में आया हिडमा मारा गया, ये शायद तीसरी, चौथी या 5वीं बार होगा हिडमा ढेर हो गया, हिडमा मारा गया। क्या कर्रे गुट्टा में उस वक्त जैसी खबरें आई थी उस बारे में जानकारी मिल पाई? जिस दिन सुरक्षा बलों ने कर्रे गुट्टा को घेरा, उस पहाड़ी को घेरा, क्या हिडमा वहां मौजूद था, भागने में कामयाब रहा? इस बारे में जानकारी मिल पाई? इस बारे में जो सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी उसी के बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कि हिडमा वहां पर मौजूद है। और बटालियन नंबर 1 माओवादियों की जो सबसे मजबूत बटालियन कही जाती है, या ये कहें कि खूंखार बटालियन है, उसकी उपस्थिति वहां पे दर्ज की गई थी। और ये इनपुट मिले थे कि हिडमा भी मौजूद है और बड़े टॉप लीडर के जो कमांडर हैं माओवादियों के वो मौजूद हैं। लेकिन जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी है वो एक छोटी पहाड़ी नहीं है कि 2-4-10 किलोमीटर की पहाड़ी हो और उस पर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाए। जैसा कि सुरक्षा बलों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 80 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है और 5 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक चौड़ा जो पहाड़ है, और पहाड़ी की ऊंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ऐसे में उस इलाके में ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया उस दौरान हिडमा वहां पे मौजूद था, ये सूचना थी, और उसके बाद वहां से किस तरफ गया इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं थी। अब ये भी हो सकता है कि बसव राजू का इनकाउंटर आज हुआ है, हो सकता है कि बसव राजू भी वहां पे मौजूद रहा हो और उस तरीके से कहीं से निकलकर और इस इलाके में आया हो, और इंटेलिजेंस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली, और यही वजह है कि 50 घंटे पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। मतलब सर्चिंग के लिए 4 जिलों के जो डीआरजी के जवान हैं वो निकले हुए थे, और आज सुबह जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई, माओवादियों की तरफ से फायरिंग हुई, और उस फायरिंग में 27 माओवादी मारे गए, और जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो बसव राजू का नाम है। जैसा कि हमारे सहयोगी विकास भी बता रहे थे कि बसव राजू का मारा जाना माओवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरीके से माओवाद
बस्तर से खत्म हो गया, क्योंकि एक पार्टी के तौर पर बैन पार्टी है और इसके एक पूरा एक सिस्टम होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, और उसके एक पूरे सीसी मेंबर होते हैं। अब एक उसमें महासचिव का जो पद है वो महासचिव का पद खाली हो गया है। अब उनके जो सीसी मेंबर हैं उनमें से किसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि अभी सबसे जो खुखार नामों में से एक है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि वो नाम है हिड़मा का। तो हिड़मा जैसे अभी हैं तो कुछ लीडरशिप बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य रखा है और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद को बस्तर ही नहीं पूरे देश से समाप्त करना है, उसको लेकर 24 से जो ऑपरेशन शुरू हुए और अभी ऑपरेशन चल रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो ये तो तय है कि माओवादियों का जो कैडर है वो बहुत डरा हुआ है और डरना लाजिमी है, क्योंकि उनके साथी लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसे में नया कैडर उनके लिए बनाना असंभव सी बात है और जो लोग हैं उनके अंदर मनोबल नहीं है, उनकी लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी कमर लगभग टूट चुकी है। अब वो कितने दिन और, क्योंकि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, जो डेडलाइन दी गई है तो अभी मई का महीना चल रहा है, मई के आखिरी महीना है और मार्च 26 तक का समय दिया गया, तो मतलब पूरा 10 महीने का वक्त बचा है। और उपाध्याय सर के पास लेके जा रहा हूं जुल्फिकार। उपाध्याय सर, मार्च 2026 की डेडलाइन तय है नक्सल मुक्त भारत, उस दिशा में ये रफ्तार कम से कम मुझे तो अच्छी लग रही है, सही साबित लग रही है। बिल्कुल सही, आपने सही आकलन किया और बात बिल्कुल सही है। जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी जो मैं आपको बात देख रहा हूं और आप समझ भी रहे होंगे कि देखिए, अभी तक हम जो भी नक्सली ऑपरेशन करते थे उसमें हम लोगों को केंद्रीय बल का उपयोग करना पड़ता। ये पहली बार हुआ है और इतना बड़ा जो मारा गया इनका शीर्ष नेता वो हमारे लोकल बस्तर फाइटर और डीआरजी जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली रहते हैं, इनके द्वारा। इसमें कोई केंद्रीय बल नहीं है, इसमें सीआरपीएफ नहीं, इसमें बीएसएफ नहीं है, इसमें कोबरा नहीं है, इसमें अन्य कोई पार्टियां नहीं है। और आप ये देखिए कि इतनी बड़ी सफलता की 4 जिलों की पुलिस ने, जो कोंडागांव की पुलिस है, बीजापुर की पुलिस है, यहाँ नारायणपुर की पुलिस है, ये 4 जिलों की पुलिस ने इसको मिला के घेरा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस जगह पर जहां ऑपरेशन हुआ ये इंद्रावती का उत्तरी हिस्सा है। उत्तरी हिस्सा बड़ा घिरा हुआ है, क्योंकि ये दूसरी तरफ भामरागढ़ जो एक इलाका है महाराष्ट्र का, गढ़चिरौली का, उधर से घिरा हुआ है। इधर अबुझमाड़ के बारे में आप जानते ही हैं, इतना बड़ा मतलब जो गोवा एक स्टेट है उसके स्टेट के बराबर ये जगह है जहां पर हम लोग ने ये किया है। तो बीजापुर से जो अपन टूवर्ड्स अपन जब घुसते हैं, बीजापुर से उसकी ओर, तब ये इलाका आता है जटलूर, और जटलूर के पास में ये जो घटना हुई जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। तो ये तो है बहुत बड़ी सफलता है और इस पे हमको आगे काम करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अभी इतनी क्षति नहीं पहुंची। हाँ, ये जरूर केडर को क्षति पहुंची है, केडर को क्षति पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। अब नक्सली विचारधारा के जो पोषक लोग हो, यदि वो हतोत्साहित होते हैं, मरते हैं, आत्मसमर्पित होते हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और इससे हमको सफलता जो 31 मार्च वाली वो जल्दी आएगी और निकट आएगी, क्योंकि पोलित ब्यूरो के लोगों का गिरना, टूटना, जेल जाना, गिरफ्तार होना, नक्सली एनकाउंटर में ढेर होना, ये सब हमारे सफलता के द्योतक नहीं, ये सफलता के एक झंडे एक तरह से। नक्सली मारे जाना अलग बात है, लेकिन नक्सली का पोषक का मारा जाना अलग बात। ये पोषक अभी मारे गए हैं। और इसी तरह जैसे हिड़मा वगैरह है, अन्य जिनके बारे में भी तिवारी जी चर्चा कर रहे थे या जुल्फिकार चर्चा कर रहे थे, तो ये अगर ऐसा होता तो वो जो 31 मार्च वाली जो सीमा है उसमें हम लोग निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाएगी और बढ़ना ही पड़ेगा और बढ़ ही रहे। क्योंकि अभी क्या हुआ था, जब ये कारेगुट्टा वाला जब एनकाउंटर हुआ था तो कारेगुट्टा हम बहुत आशा के साथ वहां पर उतरे थे, वहां हम 21 रोज कैंप भी कराया कि हमको कोई बड़ा कैडर मिले। लेकिन वहां नक्सली तो मारे गए, लेकिन कोई बड़ा कैडर हमारे हाथ में नहीं है। और ये पहली बार आया कि हमारी स्थानीय पुलिस ने बड़े कैडर को पकड़ा है और उसको धाराशाही किया। तो ये सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बसव राजू के एनकाउंटर के बाद, उसे न्यूट्रलाइज करने के बाद, आपको लगता है कि अब वाकई जेन्युइनली बातचीत, शांति वार्ता के लिए नक्सली आगे बढ़ेंगे और शायद इसके लिए वो मजबूर हो जाएंगे और होना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि इतना बड़ा नाम अगर ढेर हो रहा है तो बाकी नेताओं में भी खलबली होगी कि आज नहीं तो कल अपनी बारी भी आएगी? नहीं, खलबली है सर। उनमें सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि अभी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अभी जो बसवराजू वहां से कारेगुट्टा से आके यहाँ छुपा हुआ था और इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि पड़ोस के जो राज्य है उनकी सरकारें हमको उतनी अपेक्षित मदद नहीं कर रही जितनी अपेक्षित मदद हमको चाहिए। अभी जब हम कारेगुट्टा का ऑपरेशन देखा तो हमको पड़ोस वाले राज्य से उतनी अपेक्षित हमको मदद नहीं मिली। तो अब ये शांति के लिए जा सकते हैं और शांति के लिए नहीं भी आकर अपने लड़ झगड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनको अंत तक झुकना पड़ेगा और झुकने की स्थिति में अब आ गए हैं, है ना। तो अब ये उसकी सत्यता कितनी है, प्रूफ कितना है कि वास्तव में ये पेपर ये भेज रहे हैं या पोस्टिंग कर रहे हैं
कि हमको शांति के लिए बैठना, हमको शांति के लिए बैठना, तो वो सच है या गलत है, इसके कोई प्रामाणिकता नहीं है। एक ठीक बात पेपर है। आता है, ये पेपर का इसमें देखिए आधार- एक सवाल और भी उठ जाता है, और वो ये कि देश भर में आप देख लीजिए इस वक्त छत्तीसगढ़ में जितना ज्यादा आक्रामक अभियान चल रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन, उतना आपको कहीं और से खबरें नहीं मिलेंगी। इसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, छत्तीसगढ़ इस वक्त नक्सल प्रभावित राज्यों को लीड कर रहा है नक्सलियों के सफाई में, और दूसरी बात यह हो सकती है कि शायद मूवमेंट नक्सलियों का छत्तीसगढ़ की तरफ ज्यादा है, शायद अपने उन्होंने यहां बेसिस ठिकाने ज्यादा बनाए हुए हैं, बटालियन ज्यादा है, इस वजह से हमारे यहां फिर वो रिटेलिएशन में उनकी मारे जाने की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन जो भी हो, देश से नक्सली कम हो रहे हैं, बड़े कैडर मारे जा रहे हैं, और ये एक शांति, अमन, चैन के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद करता हूं मैं आपका कमलकांत सर। इसके साथ साथ हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए थे। रविंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फिकार, विकास, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।